तो ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ अपनी बात कहने का और आंदोलन करने का हमें अधिकार है। कोई तानाशाही तो है नहीं, यहाँ पे इमरजेंसी नहीं लगी हुई है। तो देश की जनता लड़ रही है, किसान और मजदूर लड़ रहे हैं। इसे वो किसी जाति और धर्म का आंदोलन बनाने की जो उन्होंने कोशिश करी थी वो फेल है। इस आंदोलन की जीत देखिए कि समानांतर जो जहां संसद पे बहस चल रही है वहीं किसानों की भी संसद लग रही है। तो आप समझ लीजिए कि सरकार किसान आंदोलन के दबाव में, और जब मोदी बीजेपी आरएसएस की सरकार ही नहीं रहेगी तो फिर हम बताएंगे कि दूसरी सरकार जब आएगी वो किसान और मजदूर की आएगी और उसे ये बिल वापस लेने पड़े, क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो लठतंत्र है। और इस लठतंत्र के जरिए आपने देखा होगा कि यूपी में किस तरीके से जिला पंचायत के और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जो है योगी सरकार ने जीते हैं। ऑक्सीजन की कमी से बरेली में इनका एक विधायक भी बीजेपी का मर गया। ये संसद में झूठ बोल रहे हैं, इतनी मक्कारीपन दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। और जो सेना की जो जमीन है, जो छावनी की जमीनें हैं, उस तक को बेचने की तैयारी मोदी जी कर रहे हैं। अरे इतनी बेशरम सरकार, इतनी बेशरम सरकार क्या है? उन्हें बताइए, गंगा में जिनकी लाशें बह रही थी, रेत में जा रही थी, जिनके कफन उतार के और जो बेचे गए हैं, तो ये बताइए कि हमारे सारे काम विदेशों में हो रहे हैं। हम कहें कि आत्मनिर्भर है, हम किस चीज के विश्व गुरु हैं? 55 नंबर से 105 नंबर पर हम आ गए हैं। इतनी बेशर्मी ठीक नहीं होती। आप देश के पक्ष में आ जाइए, किसान के पक्ष में आ जाइए, ये काले कानून वापस ले लीजिए और इस किसान को और देश को बचाइए, वरना आप समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री एक आंदोलनकारी नेता को इस तरह का एक कार्टून, मतलब वो कार्टून बनाया गया है, इस तरह का कार्टून जारी करा गया है कि डराने के लिए, धमकाने के लिए, दबाव बनाने के लिए। लेकिन जो किसान नेता हैं वो इस तरह की योगी के किसी दबाव में आने वाले नहीं है। और ये बड़ी संवेदनहीन बात है एक मुख्यमंत्री की कि एक किसानों के नेता को, जो कि एक आंदोलन 8 महीने से देश में चल रहा है और उस आंदोलन को वो लखनऊ अगर ले जाने की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ अपनी बात कहने का और आंदोलन करने का हमें अधिकार है। कोई तानाशाही तो है नहीं, यहाँ पे इमरजेंसी नहीं लगी हुई है। तो इसी कार्टून जो ये जारी करा है इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और योगी सरकार से कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री की जो गरिमा है वो उसे बना के रखे और किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। इस तरीके की ओछी हरकतें वो ना करें। क्योंकि जब सीए एनआरसी का मामला चल रहा था, तो जब सीए एनआरसी के जो प्रोटेस्टर थे उनके खिलाफ कुर्की भी उनके घरों में की गई, बहुत से नशे लगाया गया और पोस्टर भी लगाए गए थे। कहीं वही हिसाब किताब किसानों के साथ तो करने का इरादा नहीं? देखिए, सरकार के तो बहुत तरीके हैं और सरकार ने यहाँ पर गोली चलाने तक की भी मंशा बना ली थी, लेकिन ये किसानों की एकता को देखते हुए, इस देश की एकता को देखते हुए उन्हें जो है पीछे हटना पड़ा। दूसरी बात, सीएए एनआरसी को इन्होंने जो है एक जाति धर्म विशेष से जोड़ के उसका फायदा उठाया था। आज जो है, जो किसान आंदोलन है उसने धर्म और जाति की राजनीति को खत्म कर दिया है। तो हम नहीं समझते कि मोदी या योगी सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी कि इस आंदोलन को दमन करेगी, और अगर दमन करेगी तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। कैसे देखते हैं एक मुख्यमंत्री को इस तरह की बात कहना, इस तरह के कार्टून के जरिए किसान नेता और किसानों के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना, कैसे देखते हैं? देखिए, जो आदमी जिस काबिल हो उसी को उस पद पे रहना चाहिए। वैसे तो इस सरकार के अंदर जो मंत्री हैं, जो केंद्र सरकार में भी हैं, वो लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि एक वो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं जिन्होंने आंदोलनकारियों को मवाली कहा। तो ये बड़ी ही जो है बेशर्मी भरी बात है और ये बड़ी संवेदनशील है कि कभी ये आंदोलनकारियों को, किसानों को कभी ये आतंकवादी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं और कभी मवाली बताते हैं। तो ये मवाली जैसी भाषा का प्रयोग जो करा है, तो आप समझ लीजिए कि ये लोग मानसिक रूप से जो बीमार हैं और ये मंत्री रहने लायक नहीं है। लेकिन अब किसानों का एक जत्था कहा जाए तो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच चुका है, वहां पर संसद, किसान संसद चलाया जा रहा है।
तो क्या लगता है कि वहाँ से आपकी बातें सरकार के कानून में पहुँचेगी? आप कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून है, इसकी वापसी होगी? देखिए, ये समानांतर संसद में जो बहस चल रही है, हमने भी उसके सामने अपने प्रतिनिधि रखकर उसी तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं जैसे संसद में हो रही है। और ये मैसेज भी हम पूरे देश को और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो किसान आंदोलन है, उस किसान आंदोलन को पूरे देश की जनता लड़ रही है, किसान और मजदूर लड़ रहे हैं। इसे वो किसी जाति और धर्म का आंदोलन बनाने की जो उन्होंने कोशिश करी थी, वो फेल है। तो आज ये देश जो है, ये इस देश को बचाने के लिए ये आंदोलन लड़ा जा रहा है। और ये इस आंदोलन की जीत देखिए कि समानांतर जो जहां संसद पर बहस चल रही है, वहीं किसानों की भी संसद लग रही है। तो आप समझ लीजिए कि सरकार किसान आंदोलन के दबाव में है। आप कह रहे हो सरकार दबाव में है, लेकिन अगर दबाव में होती तो सरकार आपसे बातचीत करती ना, बातचीत कहाँ कर रही है? देखिए, सरकार की मजबूरी है। आप समझ सकते हैं कि सरकार ने जो कॉरपोरेटों, विदेशी कंपनी अडानी और अंबानी से जो सौदे तय कर लिए हैं और जो पैसा ले लिया है, उसकी मजबूरी है कि वो ये बिल वापस नहीं ले रही है, उस मजबूरी में। लेकिन ये समझिए कि चुनाव आ रहे हैं। अब चुनाव में जिस तरीके से ये किसान और मजदूर की अनदेखी कर रहे हैं, तो 2022 में इसका परिणाम इन्हें मिल जाएगा। और अगर ये 2022 में भी नहीं मानते, यूपी का चुनाव है, तो किसान आंदोलन 2024 तक जारी रहेगा। और जब मोदी, बीजेपी, आरएसएस की सरकार ही नहीं रहेगी, तो फिर हम बताएंगे कि दूसरी सरकार जब आएगी, वो किसान और मजदूर की आएगी और उसे ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए सिर्फ 6 से 7 महीने ही बाकी हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान की जो भूमिका है, जो लगातार तकरीबन 8-9 महीने से दिल्ली के अलग अलग सरहदों पर बैठा हुआ है, क्या असर डालेगा? देखिए, चुनाव पे पूरा असर पड़ेगा। हम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है और हम चुनावबाजी के भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो लठतंत्र है। और इस लठतंत्र के जरिए आपने देखा होगा कि यूपी में किस तरीके से जिला पंचायत के और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जो है योगी सरकार ने जीते हैं। तमाम जो इन्होंने लोगों को बंधक बनाया है, तमाम जो है सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके जिला पंचायत के बनाए गए हैं। तो ये जो चुनाव है, इस चुनाव में हम तो किसी पक्ष में नहीं है। हम पक्ष में सिर्फ ये है कि जो मोदी सरकार है, बीजेपी, आरएसएस की सरकारें हैं, वो पूरी तरीके से किसान विरोधी है। इन सरकारों को हराने का काम जो है वो विपक्षी पार्टियां करें, और ये किसान और मजदूर, इन्हें हराने का काम इसलिए करा जाएगा क्योंकि ये हमारे देश की रीढ़ को तोड़ देना चाहते हैं, किसान को, खेती किसानी को बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो हम इन्हें भी बर्बाद करेंगे। कहाँ वो तो कह रहे हैं कि हम तो किसान कानून बनाए हैं, कृषि कानून बनाए, इससे किसान और मजबूत होगा, समृद्ध होगा। नहीं। देखिए, मजबूत कुछ नहीं हो रहा है। अगर मजबूत होता तो ये किसान इतने बड़े पैमाने पे 8 महीने तक आंदोलन करता क्या? क्योंकि जो कानून है वो पूरी तरीके से हमारे देश को बर्बाद कर देने वाला है। जब हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, हमारी खेती किसानी बर्बाद हो जाएगी। ये तो सीधी सी बात है। जब किसान की फसल की खरीदने की गारंटी नहीं होगी, आप कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। अरे आज भी एमएसपी पे कहीं भी खरीद नहीं है। आप बिहार में देखिए, 900 रुपए को धान खरीदा जाता है। पंजाब में और उत्तर प्रदेश में 850 के रेट पे, 1850 में भी धान नहीं खरीदा जाता। लेकिन जहां हमारा किसान मजबूत है, वो अपना धान बेच लेता है। लेकिन आम किसान जो है वो अपनी फसल का दाम नहीं ले पाता। तो आज भी गारंटी नहीं है। लेकिन योगी सरकार तो कह रही है कि हम जो 300 प्लस इस बार सीट उत्तर प्रदेश में जीत कर आएंगे। कैसा दावा है ये? क्यों, क्या लगता नहीं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने कहा कि हमने काम किया है, रोजगार दिए, हर साल 1 लाख रोजगार दिए हैं, उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं, पोस्टर लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत के अंदर, देश के अंदर पहले नंबर पर, भारत पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। तो यही उत्तर प्रदेश है कि जहां ऑक्सीजन नहीं मिली, कोरोना से लोगों की मौत हो गई, और जो ड्यूटी में शिक्षक लगे थे उनकी मौत हो गई। और इस सरकार ने कहा कि कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। ऑक्सीजन की कमी से बरेली में इनका एक विधायक भी बीजेपी का मर गया। ये संसद में झूठ बोल रहे हैं, इतनी मक्कारीपन दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई।
इलाज की कमी से कोई मौत नहीं हुई। अरे ई रिक्शा में लोग अपने मरीजों को लिए और सिलेंडर लगाए घूमते रहे, 200-400 रुपए का सिलेंडर 40 लाख रुपए का बिक गया, लोगों को चिकित्सा नहीं मिली है, इलाज नहीं मिला है, और आप दावे कर रहे हैं। और कहां आपने रोजगार दिया? आपने तो रोजगार खत्म कर दिया। कहां रोजगार दिया है? रोजगार खत्म है, शिक्षा खत्म है, और जनता के जो अधिकार हैं वो खत्म है। बड़े बड़े पोस्टर और बैनरों में लिखा जा रहा है, लगा करके प्रचार किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हर साल योगी सरकार ने 1 लाख रोजगार दिए। 1 लाख रोजगार 4 साल में 4 लाख रोजगार मिले हैं। कहां? कौन से उत्तर प्रदेश में दिए? इन्होंने तो सब चीज बंद कर दी है। रोजगार अगर ये हवा में दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 125 करोड़ लोगों को हमने मकानों की चाबी दे दी। हमारी आबादी देख लीजिए तो 125 की। मैं जिला बिजनौर में रहता हूं और मेरे कस्बा किरतपुर के अंदर सैकड़ों परिवार ऐसे हैं कि जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। जो योजनाएं हैं वो कागजों तक सीमित है, वो दलालों से चल रही हैं। श्रम विभाग में पंजीकरण के 500 रुपए लिए जा रहे हैं और श्रम विभाग में भी लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। श्रम कानूनों को इन्होंने खत्म कर दिया है। ये जब इन्होंने श्रम कानून खत्म कर दिया तो ये क्या रोजगार देंगे? इन्होंने जो था वो भी खत्म कर दिया। बिजली इन्होंने इतनी महंगी कर दी है कि आम आदमी जो है बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो अब दूसरी चीज, और ये क्या करने जा रहे हैं अभी पता नहीं है। अब ये लॉकडाउन फिर लगाएंगे, और जो सेना की जो जमीन है, जो छावनी की जमीनें हैं, उस तक को बेचने की तैयारी मोदी जी कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि मतलब ये है कि किस हद तक ये सरकार जा रही है, और इस सरकार की बेशर्मी मैं और आपको बताना चाहता हूं। इतनी बेशर्मी कि अभी इन्होंने, योगी जी ने, जो पत्रकार शहीद हुए हैं कोरोना में, उनकी शहीदों को बुलाया, उन्हें बिठाया, बड़े बड़े उसके होल्डिंग लगाए, उन्हें 10 लाख रुपए के चेक देने के। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये पैसा जो है तुम उनके खातों में भिजवा सकते थे, लेकिन आप इसे भी चुनावी फायदा उठाने के लिए आप इसका भी प्रचार कर रहे हैं, और उन्हें बिठाकर आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें जलील करने का काम कर रहे हैं। उन पत्रकारों को जो शहीद हुए हैं, जो जिनकी मौत हुई है कोरोना से। कोरोना में तो लाखों लोग मारे गए हैं, जो कई जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की देखा जाए तो वहाँ पर भी 1 लाखों लोग मारे गए। क्या उन्हें भी ऐसा ही दिया जाएगा क्या सम्मान? नहीं, लाख सम्मान किसी को नहीं देना। इन्होंने तो पत्रकारों की विधवाओं को बुलाकर ये चाहा है कि हमने 10-10 लाख रुपए दे दिए, 2022 के चुनाव में आप हमारा प्रचार करो। ये बताइए कि इतने लोगों की मौत हुई है, उन्हें क्या देंगे आप? की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, जो मारे गए सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही इन्हें मुआवजा देना पड़ा है। शिक्षकों को भी मुआवजा ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दे रहे हैं, लेकिन वहां पत्रकारों की जो विधवाएं हैं उन्हें बुला के, उन्हें बैठा के सोशल मीडिया पे उनके फोटो जारी करे गए हैं, टीवियों पे जारी करे गए। अरे इतनी बेशरम सरकार, इतनी बेशरम सरकार। मतलब आप कहना चाहते हैं सिर्फ प्रचार तंत्र का हिस्सा? सिर्फ प्रचार तंत्र का हिस्सा है। जनता में प्रचार किया जा रहा है। जो इसका IT सेल है वो इन चीजों का प्रचार करता है कि देखिए कि उनकी जो पत्रकार है उनकी विधवाओं को हमने 10-10 लाख रुपया मुआवजा दिया है। उन्हें बताइए, गंगा में जिनकी लाशें बह रही थी, रेत में जा रही थी, जिनके कफन उतार के और जो बेचे गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली है, जिन्हें जलाने को लकड़ी नहीं मिली है, और जिन्हें लाश लाने के लिए अपने जो है एम्बुलेंस नहीं मिली, तो उन्होंने इसी तरीके से ट्रैक्टर में और लाशों को भर के ले गए और ऐसे गड्ढों में डाल दिया है। उसके बारे में मोदी जी बताइए, उन्हें आपने क्या दिया है? योगी जी बताएं क्या दिया उन्होंने? क्या इसका उत्तर प्रदेश की जनता हिसाब किताब लेने वाली? उत्तर प्रदेश की जनता तो अपना ये हिसाब लेगी ही। कोरोना महामारी में इस सरकार ने इस जनता के लिए कुछ नहीं करा। सिर्फ ये कहते हैं कि आपको गेहूं और चावल। क्या गेहूं चावल पे ही आदमी जिंदा रहेगा? क्या इलाज नहीं है? क्या शिक्षा नहीं है? क्या कपड़े नहीं है? और कौन सी जरूरत नहीं है? क्या आप अगर गेहूं और चावल उसे मुफ्त दे रहे हैं, इसका प्रचार, इतना बड़ा फोटो प्रधानमंत्री का वो लगे हुए हैं, होल्डिंग लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना। अब प्रधानमंत्री जी हमें यह भी बता दें, जब यो हमारा किसान मर जाएगा, खेती किसानी बर्बाद हो जाएगी, तो आप गेहूं कहां से लाएंगे? चावल कहां से लाएंगे? अमेरिका आपको फ्री में देगा क्या? अडानी और अंबानी आपको दे देंगे? अरे आप इस देश की रीढ़ को तोड़ रहे हो और आप प्रचार कर रहे हैं फ्री अन्न योजना। बाकी बताइए,
इनके बच्चों को शिक्षित क्यों नहीं करने देना चाहते? आप शिक्षित क्यों नहीं होने देना चाहते कि ये तुमसे हिसाब किताब ले लेंगे? आप बच्चों को शिक्षित नहीं, आपने तो भारत को आत्मनिर्भर कर दिया। आत्मनिर्भर ये है कि जो बुलेट ट्रेन है वो जापान से आती है, 9,000 करोड़ का विमान वो अमेरिका से आता है। हमारे देश से बैंक से जो रुपया चोरी करके यहां से भागते हैं उसका मुकदमा विदेशों में चलता है। राफेल के घोटाले का मुकदमा विदेशों में चलता है। एक क्रेन कंपनी विदेश की, जो विदेश में हमारे देश में मुकदमा चलाती है और हमारी संपत्ति जब्त करने का जो है वो हुक्म ले देती है। तो ये बताइए कि हमारे सारे काम विदेशों में हो रहे हैं, हम कहें कि आत्मनिर्भर हैं, हम किस चीज के विश्व गुरु हैं? 55 नंबर से 105 नंबर पर हम आ गए हैं। मोदी जी, इतनी बेशर्मी ठीक नहीं होती। आप देश के पक्ष में आ जाइए, किसान के पक्ष में आ जाइए, ये काले कानून वापस ले लीजिए और इस किसान को और देश को बचाइए, वरना आप भी नहीं बचेंगे।